Hello students, welcome to the Singhania Education. In our last lecture, we have studied empirical formula and molecular formula. Now, we are going to discuss a very new topic which is very important for chemistry point of view, and which is stoichiometry and stoichiometric calculation. Stoichiometry. Stoichiometry is made up of two words, stoichio and metry. स्टोइकियो मीन्स एलिमेंट एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब स्टोइकियोमेट्री में हम एलिमेंट्स का मेजरमेंट करते हैं। अब यदि हम एलिमेंट्स का मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ पे करते हैं? इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को पहले समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि रीअरेंजमेंट होना एलिमेंट्स का इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपाउंड है जो ए और ए एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। जब वो रिएक्ट करता है कौन से मॉलिक्यूल से? बी एंड बी से, इट गिव्स ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? इन अ केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेकिंग डाउन एंड न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अब हम मूव करते हैं कि अगर मान लो ये ऐसा हुआ है तो केमिकल रिएक्शन, सारी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती है, जो कि हम इस यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हर केमिकल रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ऐसा है तो मैं एक फिजिबल एग्जांपल लेती हूँ रिएक्शंस का, और हम वहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हाइड्रोजन when react with chlorine gives हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब इसने हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया तो जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड था? इस तरह से, तो वो ब्रेक हुआ। इसी तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या होगा? ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। अब अगर ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या करना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सारी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। और अगर ऐसे फॉलो कर रही है तो हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों मास इक्वल आते हैं इसका मतलब ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट का मास है हाइड्रोजन का 2 ग्राम और क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5, तो दो एटम का मास कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 73 ग्राम। अब यहाँ पर मैं इसको लिख भी देती हूँ, मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट के मास को कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू कितना है? हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे इन दोनों का मास कितना मिलेगा? इनका मास मिलेगा 36.5। क्या रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? मास को इक्वल करना पड़ेगा। मास को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड पर एटम को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन एटम है, परंतु प्रोडक्ट साइड में केवल एक ही हाइड्रोजन और केवल एक ही क्लोरीन है। और अगर ऐसा है तो इसको बैलेंस करने के लिए भी हमें एक दूसरे लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, और वो लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आप सब लोग जानते हैं कि अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स combined together in the same definite proportion by mass. मतलब in order to form compound, elements always combine with each other in a fixed ratio. और एलिमेंट भी कैसे होंगे? फिक्स होंगे, हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैंने HCl का मॉलिक्यूल बनाया, HCl का मॉलिक्यूल बनाया तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है. मतलब इनका जो रेशियो है 1:35.5 होगा. तो यहाँ पर हम इसकी बैलेंसिंग करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये 2 लगा दे. तो क्लोरीन को 2 करने के लिए क्या करें? यहाँ पे तो हम 2 नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी हम 2 नहीं लगा सकते. तो फिर क्या करें? तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 को क्लोरीन के आगे प्लेस कर देंगे, HCl के आगे प्लेस कर देंगे. अब देखो, अब शायद एटम बैलेंस हो गए क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन. बट यदि मैं H2 के बाद में H के बाद में 2 लगा देती और Cl के बाद में 2 लगा देती तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता. तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग करने के लिए कभी भी एलिमेंट कभी भी एलिमेंट को इक्वल करने के लिए मॉलिक्यूल को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते. मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलकर बना होगा, जितने एलिमेंट से मिलकर बना होगा, उतने ही एलिमेंट से वो मिलकर के बना होगा. तो यहाँ पर हम इसको वायोलेट नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन दोनों लॉ को वायोलेट नहीं कर सकती है. और दोनों लॉ वायोलेट ना हो और रिएक्शन भी क्या हो जाए, रिएक्शन दोनों लॉ को फॉलो करते हुए जाए तो हमको उसको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है. और उस बैलेंसिंग के लिए हमको स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ती है. तो जो ये कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, इस कोफिशिएंट को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री. ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री और इनको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट भी कहते हैं. अब क्या इसके पहले कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं है? इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1, इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1. ये क्या बोल रहा है? ये रिएक्शन क्या बता रही है? ये रिएक्शन बता रही है कि 1 molecule of hydrogen when react with 1 molecule of chlorine gives 2 molecule of hydrogen chloride. ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन जुड़ करके 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्म कर रहा है. तो दैट इज हाउ यहाँ पे हमने क्या किया? मास को कंजर्व किया. अब देखो मास कंजर्व है कि नहीं है. तो अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को 2 किया है, डबल किया है, तो इसके मास को भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा. नाउ इट विल कम आउट टू बी 73 ग्राम. नाउ द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो इस तरह से जो बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, तब कुछ नंबर मॉलिक्यूल के पहले लगाने पड़ते हैं. उन नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री. और वही है, उसी नंबर से हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में. तो यहाँ पे इस तरह से हमने स्टोइकियोमेट्री को समझ लिया. अब हम आगे मूव करते हैं. आगे मूव करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री को हम लिखें कैसे, स्टोइकियोमेट्री को हम लिखें कैसे और इसका यूज क्या होता है. तो स्टोइकियोमेट्री को लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम स्टोइकियोमेट्री को लिखने के लिए हम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिख रहे हैं. अब मैं एक मॉलिक्यूल की पूरी स्टोइकियोमेट्री लिख करके बताती हूँ, फिर हम दूसरे मॉलिक्यूल की लिखने की कोशिश करेंगे. तो एक मॉलिक्यूल की हम स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं. एक ही रिएक्शन लेती हूँ, मैंने रिएक्शन ली है. व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. अब इसको यदि हम बैलेंस करें, तो बैलेंसिंग में हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2. इसका मतलब कि हम इसको स्टोइकियोमेट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल के टर्म में लिख सकते हैं. इसमें अगर कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है. इसमें कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं है, इसका मतलब इसमें 1 है और इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है.
अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन molecule of hydrogen when react with one molecule of chlorine gives two molecule of hydrogen chloride, two molecule of hydrogen chloride. अब क्योंकि मैं इसको किस टर्म में लिख चुकी हूँ? मॉलिक्यूल के टर्म में लिख चुकी हूँ, तो क्या मैं किसी केमिकल रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? तो आंसर है यस। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक इक्वलिटी है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तो हम इस पूरे इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा Na molecule of hydrogen when react with Na molecule of chlorine gives Na molecule of HCl, 2 Na molecule of HCl। तो अब Na मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? वन मोल मॉलिक्यूल। हम क्या बोलेंगे? वन मोल मॉलिक्यूल। मोल की डेफिनेशन हमने यही बनाई थी। तो अब मैंने स्टोइकियोमेट्री को मोल्स के टर्म में लिख दिया। कैसे लिख दिया? मैं अब इसको लिख सकती हूँ वन मोल हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ वन मोल क्लोरीन गिव्स 2 मोल्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इस स्टोइकियोमेट्री को अब हम लिख चुके हैं मोल्स के टर्म में। मतलब मैंने पहले लिखा मॉलिक्यूल्स के टर्म में, दूसरी बार लिखा मोल्स के टर्म में, और मोल्स के टर्म में लिखने के लिए मुझे इस इक्वेशन को पूरे को Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और क्योंकि ये इक्वलिटी है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हम इसको मास के टर्म में भी लिख सकते हैं। मास के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? मास के टर्म में हम लिखेंगे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 71 ग्राम क्लोरीन gives 73 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पर क्योंकि मास कंजर्व होता है तो यहां हम प्लस लगा सकते हैं। अब देखो ऊपर प्लस क्यों नहीं लगा सकते, इसका रीजन भी समझ लेते हैं। ऊपर प्लस इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो छोटी क्लास में जब आपको एडिशन सिखाया जाता है तभी बताया जाता है कि सेम टर्म को ही आप एड अप कर सकते हो। यदि मैंने आपको बोला 5 पेंसिल और 10 पेन, तो आप मुझे 15 पेन नहीं बोलोगे, आप मुझे 15 पेंसिल नहीं बोलोगे, क्योंकि पेन अलग चीज है और पेंसिल अलग चीज है। हम दोनों को ऐड करके 15 नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर क्योंकि चीजें डिफरेंट है, ये दोनों एटम डिफरेंट है, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए हमको सिमिलर बनाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर नंबर को कभी भी एडअप नहीं कर सकते। पर मास तो दोनों ग्राम में है, मास तो दोनों का ग्राम में है, दोनों सेम है, क्वांटिटी मास क्वांटिटी सेम है, तो हम मास को एडअप कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने मास को ऐड किया है। तो यहाँ हमको मास कंजर्व भी मिल गया, ये भी हमने देख लिया। मतलब अब स्टोइकियोमेट्री को मैंने मास के टर्म में लिख लिया। नाउ अब हम इस स्टोइकियोमेट्री को एक टर्म में और लिख सकते हैं, यदि सारे एलिमेंट गैसियस फॉर्म में हो और सारे नहीं भी हो, तो जो एलिमेंट गैसियस फॉर्म में या जो मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में है उसकी स्टोइकियोमेट्री को हम एक टर्म में और लिख सकते हैं। वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तो तीनों ही कंपाउंड गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, और हाइड्रोजन क्लोराइड इज आल्सो प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर क्योंकि तीनों मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, तो याद करिए जब मैंने आपको एवोगैड्रो लॉ पढ़ाया था, क्या बताया था? इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं इस हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम V ले लूं, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखूं, तो इसके V वॉल्यूम में एक
वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल है। अब क्योंकि क्लोरीन का भी 1 मोल है तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ V ही होगा। और क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल्स हैं तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2V मोल्स होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम के टर्म में भी स्टोइकियोमेट्री को लिख लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब जनरल फॉर्म में हमें यूज करना है तो हम इसको बोलेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 22.7 लीटर भी हो सकती है, ये 50 लीटर भी हो सकती है, 100 लीटर भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जनरल फॉर्मेट में 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन gives 2 volume of हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से हमने इसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिख दिया। वॉल्यूम के टर्म में कब लिखेंगे, जब हमारे मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में होंगे। गैसियस स्टेट में नहीं होंगे तो हम वॉल्यूम के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम मूव करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि स्टोइकियोमेट्री आपको और अच्छी तरह से लिखना है। तो मैं एक रिएक्शन और लेती हूं। व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। इसकी स्टोइकियोमेट्री को अब हमें लिखना है। इसकी स्टोइकियोमेट्री को लिखने के लिए पहले ही मैंने बता दिया है कि ये जो कंपाउंड बने हैं गैसियस स्टेट में बने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर यदि मैं बैलेंसिंग करूं तो बैलेंसिंग करने में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ 2 ऑक्सीजन लगाऊं तो यहाँ ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हम मॉलिक्यूल के टर्म में सबसे पहले इसकी स्टोइकियोमेट्री को लिख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल के टर्म में अगर मैं स्टोइकियोमेट्री को लिखूं तो क्या आएगा, मॉलिक्यूल के टर्म में 2 molecule of hydrogen when react with 1 molecule of oxygen gives 2 molecule of water। तो हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल के टर्म में लिख दिया। अब मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर सकती हूं। अगर मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2Na molecule of hydrogen when react with 1 Na molecule of oxygen when react with 2 Na molecule of water। तो इस तरह से अब हम इसको मोल में बदल रहे हैं क्योंकि 1 मोल Na मतलब 1 मोल, Na मॉलिक्यूल मीन्स 1 मोल, तो 2 Na मॉलिक्यूल मीन्स 2 मोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन when react with 1 मोल ऑक्सीजन gives 2 मोल वाटर। अब हम इसको मोल्स के टर्म में लिख चुके हैं, देती हूँ मोल्स के टर्म में। अब हम इसको मास के टर्म में भी लिख सकते हैं। मास के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास 2 तो 2 मॉलिक्यूल का मास 4। हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 तो 2 एटम का मास 32। तो यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन। और टोटल वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 तो 2 मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, 36 ग्राम। अब यहाँ पे मास कंजर्व है या नहीं है देख लेते हैं। 32 और 4 36 विल बी इक्वल टू 36, मतलब मास के टर्म में अब हमने स्टोइकियोमेट्री को एक्सप्रेस कर दिया। नाउ अब हम लास्टली, क्योंकि सारे कंपाउंड, सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, जरूरी नहीं है जो कंपाउंड गैसियस स्टेट में होगा केवल उसी को भी हम वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो
according to Avogadro law, equal volume of different gases under the similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecule. तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट लेती हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट लेती हूँ, तो क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट लिया तो यहाँ पर 2 मोल मॉलिक्यूल के लिए मैं वॉल्यूम ले रही हूँ 2 वॉल्यूम, तो 1 मोल कितने वॉल्यूम में ऑक्यूपाई होगा, 1 मोल होगा 1 वॉल्यूम में। और इसी तरह 2 मोल वाटर वेपर कितने वॉल्यूम में आएगी, 2 वॉल्यूम में। तो इस तरह से मैंने वॉल्यूम के टर्म में भी स्टोइकियोमेट्री को लिख दिया। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। We can write stoichiometry in the 4 ways: in term of molecule, in term of moles, in term of mass, and in term of volume if the reactant and product present in the gaseous state. अब मैं यहाँ पे एक आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, N2 present in the gaseous state plus H2 present in the gaseous state gives NH3। इसकी स्टोइकियोमेट्री आपको खुद लिखना है। तो इन दिस वे हमने आज क्या पढ़ लिया, स्टोइकियोमेट्री पढ़ लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से कैलकुलेशन करना इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है। तो मैं कल उस टॉपिक को, नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को कवर करूंगी और उसके साथ में 2-3 क्वेश्चन भी लेके आऊंगी। तो आपको खुद उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन में लगाना, क्योंकि उसी से फिर लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है। पर मैं लिमिटिंग रिएजेंट अलग कवर करूंगी और मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन अलग लेक्चर में कवर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ सारे लेक्चर 15 से 20 मिनट के बने ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द टॉपिक मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।